हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो सब हमने देखा था, है ना। और उसी पार्ट में हमने मैट्रिक्स को समझा था और डिटर्मिनेंट को समझा कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली में होता क्या है ना। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली में है क्या कि एक नंबर होता है ना। ये अपने आप में एलिमेंट्स का कलेक्शन नहीं है, ये क्या है, एक नंबर होता है अपने आप में, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग टाइप का है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। जैसे अगर मान लो कि मैं ये 3x3 का एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ठीक है। मैं ए और उसके साथ उसके एलिमेंट का पोजीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, है ना, तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ किसके अबाउट, फर्स्ट रो के अबाउट, जो बेसिक सा ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट रो के अबाउट करता हूँ। तो आपका हर एक एलिमेंट का साइन आपको पता है, इसका साइन क्या होता है, -1 टू द पावर, जो ये इस पोजीशन का पावर, जो ये पोजीशन है उसका सम, रो और कॉलम का सम। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, तो 1 + 1 ये क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2 -1 टू द पावर 1 + 3, है ना। और इस टाइप से आप हर एक एलिमेंट का आप साइन लिख सकते हो कि वो साइन किस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। अगर आप 3x3 में देखोगे तो ऑल्टरनेटिवली ये प्लस माइनस का साइन मूव करता है। जैसे देखो ये फर्स्ट साइन प्लस का होगा स्टार्टिंग, क्योंकि 1 1 है, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, है ना। और इस टाइप देखोगे आप कहीं भी मूव करोगे किसी रो या कॉलम में, हमेशा एक ऑल्टरनेट साइन आपको मिलता जाएगा। और उसको हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट में ओपन करने के लिए, ठीक है। तो देखो मैं इसके अबाउट ओपन कर रहा हूँ, रो 1 के अबाउट, तो ये क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है। माइनस टाइम्स A12, सेकेंड रो को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। और थर्ड के अबाउट में अगर ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, +A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22, ठीक है। तो ओपन करना आपको लास्ट क्लास में आया था। अब देखो क्योंकि ये नंबर्स हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेट है ना, ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ये मूव कर रहा है, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, है ना, कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, इस टाइप से ये ओपन हो रहा है, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन के टाइम पे हमारा क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर मान लो कि A11 A12 और A13 तीनों अगर जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होगा और ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो सारा टर्म आपका जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आपकी जीरो ही मिलेगी, है ना। तो ये सबसे इजी सा प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, जो हमने बेसिक कैलकुलेशन में स्टार्ट किया था कि अगर कहीं पे भी हमें डिटर्मिनेंट कहीं पे दिखाई पड़े तो हमें हमेशा किस डिटर्मिनेंट के अबाउट ओपन करना है, हमें उस रो या कॉलम के अबाउट ओपन करना होता है ना। हमें हमेशा उस रो या कॉलम के अबाउट ओपन करना होता है जिसके अबाउट आपको क्या हो, जिसके अबाउट क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, है कि नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि इफ इफ एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट लिख लो, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम
है ना, और एनी कॉलम। देखो मैं रो और कॉलम एक साथ लिख रहा हूं, तो ये ध्यान रखना आप कि या तो आप रो के अबाउट देखोगे या कॉलम के अबाउट देखोगे, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं देखना है। तो इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज एंड कॉलम, है ना, एंड इफ ऑल कर लो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम आर जीरो, देन the value of then the value of then the value of determinant is then the value of determinant is 0, है कि नहीं। तो अगर आपका कोई एक डिटर्मिनेंट में जब आप सॉल्व करते हो और उस डिटर्मिनेंट में अगर आपको कहीं दिख जाए कि उसके सारे रोज और कॉलम क्या हो रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर रोज या कॉलम की अगर हम बात करें, तो अगर उसका रोज एंड कॉलम जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट, ठीक है, सारा डिटर्मिनेंट नहीं, एक कोई एक रो या कॉलम, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, तो जैसे अगर मैं ये ले लेता हूं, जैसे देखो ये पहला कॉलम मैंने जीरो ले लिया और यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, A12, A13, A22, A23, A32, A33, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हम ओपन किसके अबाउट करेंगे, अब हम इस रो या किसी और कॉलम के अबाउट ओपन नहीं करके किसके अबाउट ओपन करेंगे, पहले कॉलम के अबाउट ही ओपन करेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हो, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन, ये वाला टर्म सेम ही रहता है, किसी के भी अबाउट ओपन करो, है ना। तो जब भी हमें जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो दिखेगा, हम उसी के अबाउट ओपन करेंगे। तो ये सबसे बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, इसको कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। आप देखोगे जहां पे मैक्सिमम जीरो दिखे और सारा जीरो हो जाए, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी डिटर्मिनेंट की, जहां पे ये चीज होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, दी वैल्यू, सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लो, दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if rows and columns are interchange, ठीक है। और आपको इस टाइप का मैट्रिक्स में याद है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो क्या बनता है, उसका ट्रांसपोज बनता है ना। तो यहां पे ऑल रोज या कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट को जनरली डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, है ना। आपके पास बुक्स में डेल्टा से डिनोट करके दिखाया गया, डेल्टा भी लिखते हैं, मॉड भी लिखते हैं और DET ऑफ A भी लिखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं डेल्टा यूज कर रहा हूं, तो डेल्टा ये लिखा हुआ है और मान लो ये मेरे पास A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा डिटर्मिनेंट। और मैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट बना रहा हूं डेल्टा 1, जहां पे मैंने क्या किया, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो A11, A12, A13, देखो जो उसका रो था मैं उसको कॉलम में ले जा रहा हूं, है ना, और A31, A32, A33, है ना। तो डिटर्मिनेंट जितना मैं लिख रहा हूं ये किसी न किसी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होगा, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड एक नंबर डिटर्मिनेंट होता है। तो देखो यहां पे अगर आप डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो मैं इसके अबाउट ओपन करूंगा, है कि नहीं, और इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना होगा तो मैं इसके अबाउट ओपन कर दूंगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसके अबाउट ओपन करोगे, इसके अबाउट ओपन करोगे तो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2। और अगर मैट्रिक्स के टर्म में सोचो, है ना, तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है ना, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेता हूं, है ना, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, AT से या A डैश से। तो यहां पे मैं AT ले रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनता है, रोज या कॉलम को पूरा इंटरचेंज करने पे। और यहां पे आपको पता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा, और दोनों डिटर्मिनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक दूसरे का ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही होगा जो उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा प्रॉपर्टी है। अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है तो एक में आप इसके अबाउट ओपन करो, एक में इसके अबाउट ओपन करो, देखो आपको सेम टर्म मिलेगा, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर ट्रांसपोज ए एक नंबर से एसोसिएटेड होगा और ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सेम नंबर से ही एसोसिएटेड होगा, है कि नहीं, ये भी सेम नंबर से एसोसिएटेड होगा। तो ऐसा कुछ फंक्शन होगा, तो यहां पे जो फंक्शन होगा उसको आप क्या बोल सकते हो, मेनी वन टाइप का फंक्शन बोल सकते हो, है ना। तो ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट सेम होता है, मैट्रिक्स दोनों जबकि अलग अलग है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है यहां पे, अलग अलग है, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास, इजी सा प्रॉपर्टी, आपको समझ में आ रहा है। तो कभी भी आपको ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोले तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देख सकते हो, ठीक है। आपके पास बुक में भी आपके पास एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, आप किसी भी एग्जांपल्स को सॉल्व करके देख पाओगे कि आपका आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, बोल रहा है कि इफ, थर्ड लिख लो, इफ एनी टू रोज और कॉलम, ठीक है, आप दो रो या दो कॉलम्स की बात कर रहा हूं। इफ एनी टू रोज एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज इंटरचेंज, then the sign of the determinant changes, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो, ठीक है, इसका प्रूफ भी काफी सिंपल है। देखो मैं दिखा देता हूं कि अगर मान लो कि मेरे पास मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ही बात करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जो मैं इस फॉर्मेट में ले रहा हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक में इंटरचेंज अगर कर दूंगा तो दूसरा कोई डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे डेल्टा 1 ले रहा हूं और डेल्टा 1 में मैं क्या करूंगा, इस पहले रो को और दूसरे रो को आपस में मैं इंटरचेंज कर दूंगा, है ना। आपस में इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया कि जो एलिमेंट सेकेंड रो में था उसको मैं फर्स्ट रो में लिख दूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, A21, A22, A23, ये क्या होगा, A11, A12, A13, और थर्ड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, A31, A32, A33, है कि नहीं। अब देखो कि ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं इस वाले में इस रो के अबाउट ओपन करता हूं, ठीक है, तो रो में देखो इसका साइन क्या है, प्लस का, माइनस का, प्लस का, और बाकी जो 2x2 का डिटर्मिनेंट बनेगा वो आपको पता है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। तो साइन आपको पता है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन मूव करता है। अब अगर मैं इसी को इसके अबाउट ओपन करूं, क्योंकि मैंने यहां पे A11, A12, A13 लिया था, अब मैं यहां पे किसी भी रो या कॉलम के अबाउट ओपन कर सकता हूं। यहां मैं इस रो के अबाउट ओपन करूंगा, तो इस रो के अबाउट ओपन करोगे तो इसका साइन देखो क्या हो जाएगा, ये अब किस पोजीशन पे है, 2-1 पोजीशन पे है। तो 2-1 पोजीशन का साइन क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस, और बाकी देखो सारा एलिमेंट आपका सेम टाइप का ही रहेगा, है ना। तो देखो बस डिफरेंस किसका आया है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो सेम इसी टाइप का ये बन जाएगा, है कि नहीं। तो दोनों डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस टाइम्स डेल्टा टू। ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो मैग्नीट्यूड की बात मैं बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस एक साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी हमने कितने इंटरचेंज किए, है ना, आपको वो ऑपरेशन याद होगा, है ना, जो हमने मैट्रिक्स में किया था। कौन सा ऑपरेशन था? एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहां पे मैंने कौन सा ऑपरेशन किया? R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया। ये ऑपरेशन हमने वहां पे किया था, याद होगा, मैट्रिक्स में हमने ये ऑपरेशन किया था। तो इस ऑपरेशन में बताया था कि मैट्रिक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर आप ये इंटरचेंज करते हो तो एक साइन का फर्क पड़ता है। ठीक है ना, यहां पे देखो सिर्फ एक प्लस के जगह पे माइनस आ गया है, वैल्यू सेम हो रही है ना। अगर मान लो कि इसी में मैं एक दूसरा थर्ड डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, ठीक है, डेल्टा 3 में बना रहा हूं, मान लो ये मेरे पास डेल्टा 3 है, और डेल्टा 3 में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे देखो ये मेरा डिटर्मिनेंट कैसे बना, R1 और R2 को इंटरचेंज करके। यहां पे मैं देखो क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं पहले मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करूंगा। तो R1 और R2 को इंटरचेंज करोगे तो R2 ऊपर चला जाएगा, है ना, और R1 यहां पे आ जाएगा, और फिर मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं R3 को R1 से। तो यहां पे क्या आ जाएगा? A31, A32, A33, A21, A22, A23, ये डिटरमिनेंट हमारे पास बना। ठीक है, यहां पे देखो मैंने टोटल कितने चेंजेस किए, हमें पता है कि एक चेंज करने पे क्या होता है? एक माइनस साइन आता है। तो इसके कारण एक माइनस साइन आएगा डिटरमिनेंट में। तो जो डेल्टा 3 होगा, डेल्टा 3 की वैल्यू डेल्टा के ही इक्वल होगी, लेकिन एक माइनस साइन आएगा इसके कारण। लेकिन मैंने एक और चेंज किया है, तो इस चेंज के कारण एक और माइनस साइन आएगा, है ना। तो फाइनली देखो दोनों मिलके फिर से क्या बन जाएगा? प्लस ही बन जाएगा। तो डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा के ही इक्वल हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने कितने चेंजेस कर दिए? दो चेंजेस कर दिए, है ना। तो यहां पे इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं इन जनरल फॉर्मेट में। ठीक है, if two rows or columns, ठीक है, if two rows or columns are interchanged and columns are interchanged odd number of time, ठीक है, interchanged, यहां पे मैं लिख रहा हूं इंटरचेंज, अगर मैं इसको ऑड नंबर ऑफ टाइम चेंज करूं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में आपको पता है कि उतने टाइम्स माइनस आता जाएगा, लेकिन कितने बार आएगा? ऑड टाइम्स आएगा, है ना। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो डिटर्मिनेंट आपका कितना होगा? डेल्टा टाइम्स -1 होगा, है ना। तो अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को गिवन डिटर्मिनेंट से इंटरचेंज करके फॉर्म कर रहे हो तो बस क्या होगा? एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना। डिटर्मिनेंट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देन, ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, है कि नहीं। वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। और अगर आप इसी में इवन नंबर ऑफ चेंज करते हो, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, इंटरचेंज कितने हो गया? इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, है ना। तो मैंने आपको ऊपर में लिख के बताया कि यहां पे देखो, यहां पे एक इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन आया, दो इंटरचेंज करोगे तो दो माइनस आएगा, मिलके वो फिर से क्या बना देगा? प्लस बना देगा। ठीक है, तो ये कभी इस टाइप से आपको दिख जाए कि ये इंटरचेंज करके बन रहा है, तो आपको पता है कि कितने चेंजेस हमें करने हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो पड़ती है तो हम वहां पे उसको करके देखेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट के साइन पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी आप ओपन करके देख सकते हो, सेम टाइप का आपका। और ऐसा ही आप कॉलम में भी इंटरचेंज करोगे तो भी होगा, है ना। कॉलम भी आप इंटरचेंज करते हो, जितना मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं वो सब रो और कॉलम दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, थर्ड है
जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, ऊपर में थर्ड हो गया था, ये फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ ये बोल रहा है इफ है ना, इसमें हम फोर्थ वाले में थर्ड वाले प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, ठीक है, कोई भी रो या कॉलम, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज आइडेंटिकल, है ना, इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, ऑल एलिमेंट्स एट कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस आर इक्वल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस आर इक्वल, ठीक है। तो आइडेंटिकल मतलब समझ में कि दोनों में सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट हो, है ना। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल देन सॉरी आइडेंटिकल, है ना, आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा प्रॉपर्टी है। अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट में दिख जाए कि दो रो या दो कॉलम सेम है, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, ठीक है, मान लो मेरे पास एलिमेंट है, या इस टाइप से ए बी सी डी करके मैं ले लेता हूं, मान लो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ठीक है। मान लो इसमें मैं सेकेंड वाले रो और फर्स्ट वाले कॉलम को मैं सेम कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये कितना बोल रहा है, यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे देखो आपके पास दोनों रोज एंड कॉलम आपके पास सेम है, सॉरी दोनों रोज कॉलम सेम है ना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट पे फर्स्ट सेम एलिमेंट, सेकेंड पे सेकेंड, थर्ड पे थर्ड, है ना। तो सेम एलिमेंट है, तो हम इसको देखेंगे कि ये वैल्यू जीरो कैसे हो रही है। हमें जस्ट अभी पता है कि अगर मैं इसमें एक इंटरचेंज करूं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या चेंज कर रहा हूं, कॉलम को, है ना, C1 और C2 को मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है। C1 और C2 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ABC GHI। अगर मैंने C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज किया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो आपको दिखाई पड़ेगा यही। लेकिन हमें पता है कि ये चीजें किसके इक्वल होगी, माइनस टाइम्स डेल्टा के इक्वल होगा, है ना। ये किसके इक्वल होगा, माइनस डेल्टा के इक्वल, क्योंकि मैंने इसी में चेंज किया है ये वाला, तो ये मिला है। और कितने इंटरचेंज किए हैं, एक इंटरचेंज। तो एक इंटरचेंज के बाद हमारे पास क्या होता है, एक माइनस साइन आता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, डेल्टा के ही अभी भी इक्वल है, चेंज करने से कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन ये माइनस टाइम्स डेल्टा हो गया। तो अगर डेल्टा इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा है तो इसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो ये क्या दे देगा आपको, डेल्टा इक्वल टू जीरो, है ना। तो जब भी आपको किसी दो रो या कॉलम में किसी डिटर्मिनेंट में अगर इक्वल दिखाई पड़े तो डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें कितना कैलकुलेशन दिया हुआ है, बस हमें दो रोज या कॉलम अगर आइडेंटिकल दिख जाए तो हम डायरेक्टली आंसर क्या बता पाएंगे, जीरो बता पाएंगे। क्लियर है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि क्या है ना। इस टाइप से आप करके देख पाओगे कि आप कैसे ये चीजें हो रहा है, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो गया कि फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी काफी यूज है, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी भी हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, बोल रहा है इफ
इफ ईच, लिख लो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant or a scalar, ठीक है, by a constant k, then the value of determinant, ठीक है, then the value of determinant is also gets multiplied by constant k, ठीक है। क्या बोल रहा है यहां पे कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के रो में या किसी एक कॉलम में, किसी एक रो या कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं एक डिटर्मिनेंट यहां पे ले रहा हूं इस टाइप का A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में मैं किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, KA1, है ना, KA12 KA13, और बाकी में कोई फर्क नहीं है, बाकी में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है। तो ये कोई एक दूसरा डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 बन गया मान लो, ठीक है। अब देखो कि यहां पे जब आप इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि अगर आप इसको रो 1 के अबाउट ओपन करते हो, है ना, तो डेल्टा को अगर आप रो 1 के अबाउट ओपन करोगे तो क्या होगा, पहला A11 होगा और एक 2x2 का मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होगा, माइनस टाइम्स A12 होगा और फिर 2x2 का आएगा, प्लस A13 होगा और एक मैट्रिक्स आएगा, है ना, डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये चीज बीच वाला पार्ट में नहीं लिख रहा, आपको समझ में आ रहा है क्या है। डेल्टा 1 को भी अगर आप पहले रो के अबाउट ही ओपन करो तो देखो क्या रहा है, KA11 और एक मैट्रिक्स आएगा, माइनस KA12 और एक 2x2 का डिटर्मिनेंट आएगा, प्लस KA13 और 2x2 का डिटर्मिनेंट आएगा। सब में देखो K से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप K सब में से कॉमन निकाल लेते हो, मैंने क्या किया, K सब में से कॉमन निकाल लिया, तो देखो ये डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, K टाइम्स डेल्टा आ गया, दिख रहा है क्या, है ना। यानी अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं। और इसी को अगर आप रिवर्स प्रोसेस में देखो कि अगर आप किसी रो या कॉलम से किसी कांस्टेंट को आप बाहर निकालते हो, है ना, तो आप बाहर भी निकाल सकते हो सेम प्रोसेस से, है कि नहीं। सेम प्रोसेस से आप इस तरीके से बाहर भी निकाल पाओगे, क्लियर है कि नहीं। तो इसी चीज को, लेकिन यहां पे देखो K जो बाहर निकल के आ रहा है, ये K कहां का K है, सिर्फ पहले रो का K है, ठीक है। तो आप एक रो से एक टाइम पे एक रो से ही कॉमन ले सकते हो, ठीक है। एक साथ आप सारे रो से कॉमन नहीं ले पाओगे, आपका सेम प्रोसेस डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में अलग था, है कि नहीं। अगर आपके पास मैट्रिक्स इस टाइप का था ABCD टाइप का, मान लो ये मैंने 2x2 का लिया, तो अगर आप इसमें ट्वाइस A करते हो तो आपका क्या होता था, ट्वाइस A ट्वाइस B ट्वाइस C ट्वाइस D। हर एक एलिमेंट क्या होता था, मैट्रिक्स से सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट आप ले रहे हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट मान लो मैं ABCD ले रहा हूं, ठीक है, और अगर आप इस डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बस किसी एक रो में ही जा पाएगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक रो में जाएगा, क्लियर है ना। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मान लो मैंने सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर दिया
तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हो। दिख रहा है क्या? ये चारों वैल्यू क्या होगी? AC 2B 2D, है ना, ये चारों वैल्यू सेम है। यानी अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक टाइम पे एक रो में ही जाता है ना, या किसी एक कॉलम में ही जाता है ना। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक रो या हर एक कॉलम में जाएगा, है ना, बस एक रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप किसी डिटर्मिनेंट से कुछ बाहर निकालना चाहते हो तो एक टाइम पे एक रो या कॉलम से ही आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं पॉइंट बना के यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इसको पॉइंट बना के यहां पे मैं लिख देता हूं कि इफ है ना, और लिख लो इन अ डिटर्मिनेंट ठीक है, सम स्केलर और सम कांस्टेंट और कॉमन कांस्टेंट, कॉमन कर लो, कॉमन कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम वन रो और कॉलम एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम पे आप एक रो या एक कॉलम से ही कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको सारे रो या कॉलम में कुछ बाहर दिखाई दे रहा है तो आपको बारी बारी से सबसे लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि मान लो मेरे पास, है ना, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जैसे देख लो यहां पे मेरे पास मान लो 6 4 8, है ना, 12 14 16, है ना, यहाँ पे 4 8 10 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट होगी तो हम इस वाले पार्ट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि देखो नंबर्स क्या हैं, बड़े बड़े नंबर हैं, तो हम इसको नहीं करके क्या करेंगे, इसको यहां पे देखो मुझे पहले रो से कुछ कॉमन दिख रहा है, या आप कॉलम से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसी डिटर्मिनेंट को क्या लिखूंगा, है ना, इसी डिटर्मिनेंट को लिखूंगा, मैं पहले रो से देखो मैं एक बाहर निकाल रहा हूं, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया, और 2 बाहर निकला तो यहां पे क्या बच गया? 3 2 4 दिख रहा है ना। और बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगा, आपने एक टाइम पे एक ही से निकालना है, क्लियर है, एक टाइम पे एक ही से निकालना है। अगर आपको इस कॉलम से भी निकालना है, देखो जैसे मैंने 2 बाहर निकाला, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 हर एक एलिमेंट से बाहर नहीं आ रहा, देखो बाकी सारे किसी रो या कॉलम में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट रो से ही मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। अगर आप इससे भी बाहर निकालना चाह रहे हो तो आप एक और 2 यहां पे मल्टीप्लाई करोगे और यहां से भी लिखोगे, तो ये 6 7 और ये 8 हो जाएगा, क्लियर है। अगर आप इससे भी बाहर निकालना चाह रहे हो तो एक और 2 बाहर निकाल लो और यहां पे आप 2 4 और 5 लिख सकते हो, है ना। अब देखो किसी रो या किसी कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ओरिजिनल आंसर वही होगा, है ना। तो इस वाले मेथड को हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ बड़े बड़े नंबर दिए हो या कुछ ऐसा नंबर हो जो सब में मुझे कॉमन दिख रहा है, तो हम उसको बार बार लेके नहीं चलेंगे, उसको डायरेक्टली आप निकाल के बाहर कर लो और आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर मुझे, है ना, अगर कोई मुझे ये दे दे, इसको सोच के बताओ आप, अगर आप सोच पा रहे हो, है ना, तो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरे पास ए है, ठीक है, मान लो 3 क्रॉस 3 का मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, ABCDEF, है ना, यहां पे मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, डिटर्मिनेंट नहीं है, FGHI, ठीक है। तो मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, 3, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को मैं डेल्टा बोल रहा हूं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं डेल्टा बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा, हर एक एलिमेंट हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है क्या, हर एक एलिमेंट हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, 3i। और अब अगर मुझे 3a का डिटर्मिनेंट निकालना होगा
ठीक ना। तो 3A का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो 3A क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है ना। तो देखो यहाँ पे 3A 3D 3G 3B 3C 3E 3F 3H और 3I, ठीक है। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा के टर्म्स में बताओ, है ना। तो अब हमें अगर हमें 3 कॉमन निकालना है तो एक बार में मैं एक ही रो या कॉलम से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मान लो मैं इस कॉलम से पहले 3 बाहर निकाल रहा हूं, तो इस कॉलम से 3 निकालेंगे तो यहां से सारा 3 हट जाएगा, है ना। सारे एलिमेंट से 3 नहीं हटेगा, ठीक है। यहां पे भी मुझे 3 बाहर दिखाई दे रहा है ना। तो यहां से भी मैं 3 बाहर निकालूंगा, यहां पे 3 मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से भी 3 बाहर निकालूंगा और फिर से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू डेल्टा के इक्वल होगी, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आप क्या लिखोगे, 3 क्यूब इंटू डेल्टा। समझ में आ रहा है क्या, 3 क्यूब इंटू डेल्टा, है ना। तो ये चीज यहां पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये फर्क होता है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लो, इफ फॉर अ मैट्रिक्स ए, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डेल्टा, देन, है ना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए मतलब क्या हो गया, के ए का डिटर्मिनेंट, है ना। और यहां पे ये ए हमारा क्या है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पे मैं n क्रॉस n का मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो ये वैल्यू डेल्टा के टर्म्स में किसके इक्वल होगी, k टू द पावर n इंटू डेल्टा। समझ में आ रहा है क्या, हर एक रो से टोटल रोज और कॉलम कितने होंगे, n रोज होंगे, तो हर एक रोज से k बाहर आता जाएगा, तो n रोज है तो k टू द पावर n डेल्टा होगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में याद रखना कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया 5th प्रॉपर्टी, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा ही सेम ऑपरेशन हमने कहां पे किया था, मैट्रिक्स में भी किया था, है ना। तो मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में इस टाइप का ऑपरेशन था कि किसी भी रो या कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है एक रोज में, है ना। तो इसलिए हम यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टी 6 देख लो, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 देखो, बोल रहा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then determinant can be expressed as sum of two or more determinant, ठीक है। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, डेफिनेशन में क्या बोला है, फर्स्ट लाइन पढ़ो, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो, सिर्फ एक रो की बात कर रहा है, ठीक है। देखो एक रो या एक कॉलम की बात कर रहा है, सारे रो या सारे कॉलम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें मान लो कि ये लिखा हुआ है a प्लस लेमडा 1
बी प्लस लेमडा 2 सी प्लस लेमडा 3, ठीक है, और डी ई एफ जी एच आई, इस टाइप से मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। यहां पे देखो फर्स्ट रो जो है ना, फर्स्ट रो जो यहां पे है, फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो दो टर्म के सम के रूप टर्म्स में लिखा हुआ है ना, दो टर्म है यहां पे, उसके सम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हो, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो, है ना, इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट किसके अबाउट ब्रेक होगा, फर्स्ट रो के अबाउट ही ब्रेक होगा। इसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे, नीचे वाला एलिमेंट तो सेम रहेगा क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है ना, तो डी ई एफ जी एच आई, दोनों में ये एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहला वाला रो ही क्या है, सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। और पहले वाले में जो एलिमेंट लिखोगे आप क्या लिखोगे, तो पहले के लिए आपके पास ये एलिमेंट होगा, देखो, है ना, तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है यहां पे मैं ए बी सी लिख रहा हूं। और दूसरे के लिए जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा उसमें क्या लिखोगे आप, ये लेमडा 1 वाला टर्म, है ना, तो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, तो यहां पे मैं लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, है ना। मैट्रिक्स के एडिशन में आपको याद होगा, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता था, मैट्रिक्स के एडिशन में हम क्या करते थे, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, अगर वो एडिशन करने लायक है तो, है ना, अगर वो सेट में उसका जो ऑर्डर है वो सेम है तो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ऐड होता था, है ना। लेकिन यहां पे अगर आप डिटर्मिनेंट को ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर रहे हो, तो एक रो ही सिर्फ ऐड हो पाएगा, ठीक है, एक टाइम पे एक रो ही ऐड हो पाएगा या एक कॉलम ही ऐड हो पाएगा, ठीक है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, इसको इसके अबाउट ओपन करोगे तो देखो सेम डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा ए के साथ भी, डेल्टा 1 के साथ भी, है ना, फिर सेकेंड वाला बी के साथ भी, डेल्टा 2 सी और डेल्टा 3 के साथ भी, है ना, और इस तरफ भी उसको आप अलग अलग ब्रेक करोगे तो ये दोनों डिटर्मिनेंट में वो फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये प्रूफ आप कर सकते हो, इजी है, लेकिन बस हमें समझना ये है कि कैसे ये चीज काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से है, ए बी सी डी प्लस के वन ई प्लस के वन एफ प्लस के वन जी एच आई, मान लो मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, तो इसको भी हम दो, देखो एक रो या एक कॉलम आपका एडिशन के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, तो एडिशन के फॉर्मेट में होगा तो आप क्या लिखोगे, पहले दोनों कॉलम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, जिस कॉलम में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जी एच आई, बस इस वाले में पहले में डी ई एफ लिख दो और इसमें K1 K2 K3 लिख दो, है ना, यहां पे K1 K2 K3 कर दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप ऐड करोगे तो एक टाइम पे आपका कुछ टर्म सेम होना चाहिए, है ना। यहां पे देखो ये नीचे वाला कंप्लीटली दोनों का सेम था, इसलिए दोनों ऊपर को आप कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, है ना, कि बाकी एलिमेंट पे सेम होना चाहिए, तभी आप डिटर्मिनेंट को ऐड करके इस तरीके से लिख पाओगे। पहले वाले में डिनोमिनेटर वाला देखो दोनों का सेम है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है हमें। और इस वाले में देखो, यहां पे देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेम है मेरा इसमें, और बस ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐड करना हो तो पहले देखना पड़ेगा कि कोई दो रो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, या कोई दो कॉलम सेम होना चाहिए, तभी आप थर्ड रो या थर्ड कॉलम में इस टाइप का इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर है ना। तो ये मेरा एक प्रॉपर्टी था, और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी। आपको ऑपरेशंस याद होगा, ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशन आपको याद होगा। मैट्रिक्स ऑपरेशन में हमने क्या किया था, थर्ड जो ऑपरेशन था आर आई को हम क्या करते थे, आर आई प्लस के टाइम्स आर जे कर पाते थे, है ना। और सी आई में भी, है ना, कॉलम में भी हम सेम इस टाइप का ऑपरेशन कर पाते थे, है ना। तो यहां पे भी हमारे पास उसी ऑपरेशन पे बेस्ड हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी, इसको लिख लो,
इफ, लिख लो प्रॉपर्टी, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ टू each element of any row or column, if to each element of any row and column of a determinant column, the equimultiples तो क्या मतलब हो गया कि सेम मल्टीपल्स, इक्विमल्टीपल्स of corresponding elements of other rows or column are added, then the value of determinants remains same, है ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे आपके पास ऑपरेशन था मैट्रिक्स में, ठीक है, किस टाइप का ऑपरेशन था, जैसे आप आर आई को क्या करते थे, हम आर आई प्लस के टाइम्स आर जे करते थे, याद है आपको, है ना। और इसी टाइप से सी आई को आप, है ना, और कॉलम में भी इसी टाइप का ऑपरेशन करते थे, सी आई प्लस के सी जे। तो बोल रहा है कि अगर आप इस टाइप का कुछ ऑपरेशन करते हो डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं, है ना। तो प्रूफ देखो इसका, मान लो मेरे पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है। हम यहां पे ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, ठीक है, R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं R1 प्लस के टाइम्स R2, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा 2 क्या बनेगा हमारे पास, देखो डेल्टा 2 हमारे पास क्या बनेगा, ये ऑपरेशन मैंने लगाया, तो मैंने सिर्फ किस में चेंज किया है, R1 में चेंज किया, तो R2 पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे एलिमेंट क्या हो जाएगा, A प्लस के टाइम्स जी, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो देखो यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं A प्लस के टाइम्स जी, B प्लस के टाइम्स H और C प्लस के टाइम्स I, है ना। तो बोल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो चेक करते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी। हमें ये चीज पता है कि अगर एक रो या कॉलम आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के एडिशन के फॉर्मेट में लिखा रहता है, इसको हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या हम इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। देखो यहां पे पहले वाले में क्या होगा, डी ई एफ तो सेम होगा, है ना, जी एच आई भी सेम होगा, डी ई एफ भी सेम होगा, जी एच आई भी सेम होगा। पहले वाले में क्या आ जाएगा, ए बी सी, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, के जी के एच के आई। क्लियर है। और हमें पता है कि किसी एक रो या कॉलम से आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। तो इस वाले रो में देखो के दो सब में सेम है, तो यहां से मैं क्या के बाहर निकाल सकता हूं, यहां से मैं के बाहर निकाल रहा हूं। देखो यहां से मैंने क्या किया, के बाहर निकाल दिया, और के बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, ये वाला। और ये जो सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट है वो देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड रो देखो क्या है, सेम है ना। फर्स्ट रो और थर्ड रो अगर सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारे पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, हमने किया है ना। यहां पे क्या है, टू
2 रोज आर सेम, तो 2 रो सेम है तो वैल्यू हो गई। तो देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था हमारे पास यही तो बच गया है ना। तो ये जो हम लोग थर्ड ऑपरेशन करते थे डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स में, वो ऑपरेशन अगर आप डिटरमिनेंट में लगाते हो तो आपका डिटरमिनेंट का साइन पे, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहता है ना। और यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें मैक्सिमम टाइम पे यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये वाला प्रॉपर्टी आपका मैक्सिमम टाइम पे यूज होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी भी टाइप का ऑपरेशन लगाने से क्या होता है कि डिटरमिनेंट हमारा चेंज नहीं होता है, और अगर डिटरमिनेंट हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्वेश्चन को इजीली कुछ सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके आप, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूं आपके पास, ठीक है, जैसे मान लो डिटरमिनेंट हमारे पास ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखो पहली चीज तो मैं थर्ड रो से 3 बाहर निकाल सकता हूं, है ना। तो जो आपको पहले कॉमन दिखे पहले उसको आप बाहर निकाल लिया करो, इससे क्या होगा कि आपका डिटरमिनेंट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 बन गया, ठीक है, ये मुझे कॉमन दिख गया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं एक ऑपरेशन ये लगा सकता हूं। कौन सा ऑपरेशन, कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि मेरा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किसी रो या कॉलम में आ जाए, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं ये ऑपरेशन लगा सकता हूं, क्या, C1 को C1 माइनस C3 कर सकता हूं, है ना। K की वैल्यू मैंने -1 ले ली, यानी मैं इस वाले के जगह पे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा मेरा, देखो क्या मैंने सेकेंड और थर्ड पे कोई चेंज किया, कोई चेंज नहीं किया, है ना। और इस वाले पे इसको इसमें से माइनस करके लिखना है, तो पहला एलिमेंट हमारा 0 हो गया। यहां पे कितना बचेगा, -2, यहां पे कितना बचेगा 4, दिख रहा है क्या, दिखा किसी को, है ना। क्योंकि हमें पता है कि ये ऑपरेशन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल भी होगा। तो देखो मैं कैसे इस डिटरमिनेंट को यूज करके अपने एलिमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं और इजी बना रहा हूं, ठीक है। यहां से देखो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास, फर्स्ट कॉलम में 2 कॉमन है ना। तो फर्स्ट कॉलम से मैं 2 बाहर निकाल रहा हूं, 3 मेरे पास पहले से था, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2 बाहर निकाल लिया तो ये क्या बन गया 1 और ये 2 बच गया, है ना। जितना ज्यादा आप इस तरीके से बना पाओगे उतना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। फिर से मैं क्या करूंगा, 3 × 2 लिखूंगा और देखो अब मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं। यहां पे आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कभी भी लगा सकते हो, डिटरमिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो R2 को मैं क्या करूंगा, R2 को मैं या R3 को मैं, देखो R3 को मैं क्या कर रहा हूं, R3 में मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। क्या फायदा होगा उससे, पहला एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो पहले वाले पे तो कोई फर्क नहीं होगा, दूसरे वाले पे भी कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों में मैंने कोई चेंज नहीं किया है। चेंज सिर्फ थर्ड रो में हुआ है, और थर्ड रो को हमें अब क्या रिप्लेस करना है, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करना है। तो इसको अगर सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 + 8 कितना हो जाएगा 18, और यहां से 2 और 4 कितना दे देगा, ये 4 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो गया, है ना। तो देखो हमारा कैलकुलेशन कितना हो गया, इजी हो गया। अब देखो पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, कि अब मैं ओपन किसके अबाउट करूंगा, इस रो, इस कॉलम के अबाउट करूंगा, क्योंकि इसमें देखो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मिल चुका है, 2 0 मिल चुका है ना। और 2 0 मिल चुका है तो इस और इसके अबाउट तो ओपन करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ एक ही कॉलम हमारे पास बचा हुआ ये वाला, है ना। सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, प्लस माइनस, है ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 3 × और कितना हो जाएगा 2 × 7 - 18, है ना। देखो कितना जल्दी हमारा आंसर आ गया, है ना। तो हमें पता है कि ये 7th लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा यूज होगा, आपको एलिमेंट्स को रिड्यूस करने में काफी फायदा करेगा, काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड पे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल्स बस देखेंगे कि एग्जांपल्स के बेसिस पे हम किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। आपके पास एनसीईआरटी बुक में भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, उसको भी आप ट्राई करना, ठीक है।
और उसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको क्लास में करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 4.2 जो है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई करना। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में अब क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हमें ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम टाइम पे हम क्या करें, अपने प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करें। ठीक है, कभी भी हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करने का ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। तो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, उस प्रॉपर्टी को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन में बस यही है, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले होते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको दिखा दूंगा और कैसे हमें प्रोसीड करना है वो चीज में थिंकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा हम लोग डेवलप करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम इसी में आगे थोड़ा सा और पार्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप ये लोग क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बाय।